तो स्वागत है आप सभी का आज पार्ट 5 में। जैसा कि मैंने कहा था, कल थोड़ा सा कुछ काम की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए और पार्ट 5 में नहीं ला पाया। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 5 के क्वेश्चंस, जिसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में आज क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि लगातार अभी बायो का ही चल रहा है सेशन, और बायो के जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं उनके आंसर के साथ में। आज थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चंस के करीब आज मैं लेकर के आया हूँ। इन 40 के 40 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, जिसमें से पाचन तंत्र कह रहा हूँ, आपका प्रजनन तंत्र से संबंधित, और साथ में आपके जो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ वगैरह है, हार्मोन्स वगैरह है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहा कि बताइए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो आपको पता है कि जो सोनोग्राफी होती है वो अल्ट्रासाउंड होता है, और गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी ली जाती है वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी बीजांडासन, ऑप्शन सी अंडाशय या ऑप्शन डी अपरा पोशिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजांडासन। यानी कि भ्रूण के विकास के लिए जो खाद्य की पूर्ति होती है वो बीजांडासन के माध्यम से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का या फिर आपका शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। तो इसका सही आंसर देखिए, कई लोग के मन में गर्भधारण का आ गया होगा। इसका सही आंसर दरअसल ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्जन का। यानी कि जब तक क्या है आपका अंडाणु नहीं बनेगा, भले ही शुक्राणु अंदर छोड़ा जाए, या शुक्राणु भाई तभी काम करेगा जब अंडाणु होगा। तो अंडाणु न होने के कारण अंडोत्सर्जन चूंकि होगा नहीं दवाइयाँ खाने से, है ना, गर्भ निरोधक गोली खाने से, इसलिए जो है निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और यहाँ पे देखा जाए तो गर्भधारण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन ए, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। ऑप्शन बी, कि जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन डी, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो देखिए, भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, असंभव है, टेस्ट ट्यूब में नहीं होती। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है क्या? तो टेस्ट ट्यूब में भ्रूण का विकास कभी नहीं होता। टेस्ट ट्यूब के बारे में अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगर कुछ समय के लिए इस ऑप्शन को हटा दिया जाए तो ऑप्शन डी देखिए, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है, तो ये असंभव है कि भाई भ्रूण का विकास बाहर तो हो नहीं सकता। मतलब ऑप्शन नंबर सी, कि जब निषेचन बाह्य होता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन बाहर करवाया जाता है, और जो भ्रूण का विकास है वो कैसा होता है? आंतरिक होता है, गर्भ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये कई बार मैंने बताया है कि माता का गुणसूत्र क्या होता है आपका? XX, और पिता का क्या होता है? XY। तो बच्चे को अपने माता से तो एक X ही मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि पिता से यदि उसको X गुणसूत्र मिल गया तो बच्चा जो होगा वो लड़का पैदा होगा, और यदि उसको अपने पिता से Y गुणसूत्र मिल गया तो बच्चा क्या है, डबल X में यानी कि XX में लड़की पैदा होगी, और XY में क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। ठीक है ना, बाय मिस्टेक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो इसका सही आंसर है कि लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? तो मादा में लगभग 9 महीने का क्या होता है? आपका गर्भकाल होता है, यानी बच्चे 9 महीने के अंदर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और गर्भ के बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को दरअसल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए पुरुषों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेटोमी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम क्या था? तो उसका सही आंसर लुइस। लुइस नाम का जो बेबी था वो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है, उसका नामकरण ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को। दरअसल जो सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में ये शब्द का प्रयोग होता है जिसे हम एमनियोसेंटोसिस कहते हैं, जो कि भ्रूण के लिंग को बताता है। यानी भ्रूण के लिंग की जो जानकारी होती है वो कौन बताता है? एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, मतलब कि नलिका विहीन ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर है आपका क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि की मान लें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये नलिका विहीन होती हैं और नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन ही आ गया कि वाहिनी विहीन या नलिका विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहा जाता है? तो उसे हम हार्मोन कहते हैं। यानी कि जो नलिका विहीन ग्रंथियों से निकले हुए पदार्थ को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पहला एड्रिनल, बिल्कुल सही, ये आपका एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, बिल्कुल ये आपकी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड ये भी आपके गले में होती है, ये भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन डी यकृत, यकृत आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि मानी जाती है, जो कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो यकृत यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी जैसा ही आपने देखा कि वाहिनी विहीन या वाहिका विहीन आया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ, यानी कि जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं? यानी कि इसके बारे में हमें ये पता करना कि ग्रंथि कौन सी नहीं, ग्लैंड कौन सा नहीं। थायराइड, तो देखो आप थायराइड जानते हैं कि ये ग्रंथि है, कुछ समय के लिए जठर को बाहर कर दे तो यकृत सबसे बड़ी बहिर्स्रावी, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय, बचता है जठर जिसे हम अमाशय कहते हैं। तो ये आपकी ग्रंथि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस को शरीर की सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि। लेकिन यदि ये ना हो ऑप्शन में तो पीनियल ग्रंथि को माना जाता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो इसके बारे में बताएं। थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज या यकृत। तो आपको पता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। तो निश्चित रूप से मास्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मानव के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो ये आपके मस्तिष्क में होती है। ठीक है ना, आपके माइंड पे, ब्रेन में। तो ब्रेन में जो होती है वो क्या होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो कि महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है। महिलाओं में ही इसका होना आवश्यक है क्योंकि ये लेबर पेन को कंट्रोल करता है, डिलीवरी के समय पे जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने का काम और दूध को बनाने का काम करता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स
प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद जो दूध माँ के शरीर में बनता है वो कौन बनाता है? आपका ऑक्सीटोसिन बनाता है। और गाय और भैंस में भी इसी का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ग्रंथियाँ दूध ज़्यादा तेज़ी से बनाएं और इस तरीके से ये क्या किया जाता है? आपका दूध निकाला जाता है। ठीक है ना? तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सुन लीजिए, TSH, FSH, LTH और ACTH। तो ये क्या है आपका? इसका ऑप्शन नंबर ए TSH क्या है? सही है ना? इसका फुल फॉर्म में T का अर्थ है थायराइड, H का अर्थ है हार्मोन, S का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका S का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वृद्धि हार्मोन आपका कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से कि पिट्यूटरी से? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सही आंसर है कि वृद्धि हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो अभी मैंने ऑक्सीटोसिन का नाम बताया कि भाई ये क्या करती है? दूध इत्यादि को, लेबर दर्द को कंट्रोल करना, दूध बनाना, ये काम होता है। तो दरअसल ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पुरुषों के लिए ये हार्मोन नुकसानदायक, यानी यदि पुरुषों में ये हार्मोन्स निकलने लग जाए तो पुरुषों के अंदर महिलाओं वाले कैरेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन बी शरीर का असंतुलित विकास, ऑप्शन सी शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लंबाई तो वृद्धि बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लंबाई के लिए ही बस उत्तरदायी नहीं होती है, मतलब शरीर का असंतुलित विकास यहाँ पे होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड या गाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है कि थायराइड जो हार्मोन होता है वो आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा को निश्चित रूप से कंट्रोल करने का कार्य करता है। आयोडीन की कमी से ही गाइटर रोग या गलगंड रोग या फिर घेंघर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडमा हो जाता है? तो मिक्सीडमा किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आवटु ग्रंथि। आवटु को ही अंग्रेजी में थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अधिवृक्क ग्रंथि तो देखिए नहीं हो सकता, किडनी के ऊपर होती है। अग्न्याशय शुगर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और यकृत आपका ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और बहिर्स्रावी की ग्रंथि के निकले हुए श्रावण को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एडिनिलिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। ठीक, चल तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका थायरॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होगी? मस्तिष्क में होती है। ठीक है ना? चलिए तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ये रहा कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो बताइए, थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में, एड्रीनेलिन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? ऑप्शन ए अवटु, ऑप्शन बी जनन ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी परावटु ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परावटु ग्रंथि। पैराथायरॉक्सिन थायराइड के नाम से, पैराथायराइड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको पता है आवर्तु ग्रंथि ही शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। आवर्तु को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु मतलब टीयर यानी आंसू, तो सीधी सी बात है लेक्राइमल हड्डी भी होती है जिनमें हमारी लेक्राइमल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या करती है? शरीर से आंसू निकालने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी थाइमस ग्रंथि, जो कि आपकी छाती में पाई जाती है। तो जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे ये ग्रंथि छोटी होती जाती है और एकदम वृद्धावस्था में ये ग्रंथि क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो देखिए एस्ट्रोजन माना जाता है कि मादा जनन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन भी मादा जनन हार्मोन, रिलैक्सिन भी मादा जनन हार्मोन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये तीनों के तीनों क्या है इसके सही आंसर। तो उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि नर लैंगिक हार्मोन है एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी FSH। तो देखिए एड्रीनेलिन तो ये मानव नर में मादा में दोनों में होता है, प्रोजेस्टेरोन मादा का है तो ये नहीं है, इसको भी नहीं मान सकते। टेस्टोस्टेरोन इसका सही आंसर है। क्यों? टेस्टिस वृषण अंडाशय से, पुरुष के अंडाशय से निकले हुए हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, या उसी को अंडाशय को वृषण कहते हैं। ठीक है, वृषण से निकले हुए हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो देखिए यहाँ पे एंड्रोजन पुरुषों में भी निकलता है, जो पुरुषों के वृषण से निकलता है उसे एंड्रोजन कहते हैं। ऑक्सिन मानव में ये देखा जाए तो ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो ये किस में निकलता है? पौधों में भी निकलता है ना। इसके अलावा इंसुलिन आपके शरीर में मानव नर मादा दोनों में। एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रीलिंगी या हार्मोन्स जो कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा गर्भधारण करने के लिए नियमित रूप से कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ऑप्शन ए कार्पल्स ल्यूटियम द्वारा, ऑप्शन बी कार्पस कैलोसम द्वारा, ऑप्शन सी लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा जो है एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो लास्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। जब मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स है उससे निकले हुए हार्मोन्स को उड़ो और लड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आज लगभग हमने 40 क्वेश्चंस देखे हैं और इन 40 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने प्रतिदिन आते रहेंगे, इनको आप सॉल्व करते रहें ताकि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत से तुरंत कम समय में दे सकें। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे पार्ट 6 वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।